मगध के साम्राज्य एक बार पुनः चिंतित थे। चिंता का कारण था उनके राज्य के हिस्से में विद्रोह समाप्त नहीं हो पा रहा था। उनके सेनापति, उनके योग्य पुत्र उस विद्रोह को दबा नहीं पा रहे थे। तब उनको अपने एक योग्य बेटे की याद आती है, उज्जैन के गवर्नर और भारत के महान राज्य निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, आज महानायक और भारतवर्ष की सीरीज में हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में। यूँ तो इतिहास में अशोक को प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, मगध प्रियदर्शी राजा अशोक के नामों से जाना गया है। क्या घटना थी वो, और क्या ऐसा जीवन में उनके व्यतीत हुआ, क्या कठिनाई आई उनको सम्राट बनने में। सम्राट बनने के बाद ऐसी कौन सी घटना हुई कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वो राजा अशोक जिसको युद्ध लड़ना, लोगों का संहार करना, शिकार करना पसंद था, वो राजा अशोक एक दिन धर्म के महान पंडित बन जाते हैं, शांति की नीति अपनाते हैं और पूरे साम्राज्य में धम्म नीति का पालन करते हैं। तो आइए हम अशोक की जीवन गाथा को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य उस समय संपन्नता पर था जब बिंदुसार के घर इस बेटे का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में। इनकी माँ सुभद्रांगी, जिनको इतिहास में रानी धर्मा के नाम से भी जाना गया है, इनके पिता महान राजा बिंदुसार थे तथा ये चक्रवर्ती भारत के सम्राट प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। इनका संबंध विदिशा से भी रहा है। वहाँ की श्रीदेवी से इन्होंने शादी भी की थी। बचपन से ही सम्राट अशोक एक विलक्षणी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी, मैसूर तक था। पूर्व बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भाग पर था। इतना बड़े भारतीय साम्राज्य के निर्माता आज तक कोई राजा नहीं हो पाया, इसलिए इन्हें सम्राटों का सम्राट भी कहा जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा तथा इनको सम्राट बनने में काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अशोक के ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला के राजा थे जिस समय विद्रोह हुआ था, और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सम्राट बनने से पूर्व अशोक ने अपने नन्यानु भाइयों की हत्या की थी। अब यह बात सत्य नहीं, इसमें इतिहास एक मत नहीं है, लेकिन या तो था कि सम्राट बनने से पूर्व उनको 5 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। बात है 272 ईसा पूर्व में यह संघर्ष प्रारंभ हुआ और 268 BC में संघर्ष समाप्त हुआ। इस संघर्ष में उनके प्रधानमंत्री राधागुप्त ने उनकी सहायता की थी। सम्राट बनने के बाद एक के बाद कई जनपदों को अशोक ने पराजित किया और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इनके जीवन में महत्वपूर्ण घड़ी आती है जिसका नाम है कलिंग युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी करीब 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस बात का विवरण अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में भी वर्णन मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि इस समय कलिंग के राजा अशोक के आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया और इतना नरसंहार किया अशोक की सेना ने कि इस युद्ध में बूढ़े बच्चे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जब सम्राट अशोक का महान हृदय परिवर्तन हुआ। उनका हृदय मानवता के प्रति दया करुणा से भर गया। युद्ध क्रिया को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय युग शुरू हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म की नीति के धर्म प्रसार में लगा लिया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और बुद्ध के उपदेशों के करीब आ गए तथा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने शिकार पशु हत्या करना छोड़ दिया। ब्राह्मणों अन्य सांप्रदायिक सन्यासियों खुलकर दान देना आरंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए चिकित्सा पाठशाला तथा सड़कों का आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने योग्य नायकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान भी पहुंचाया और अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका पहुंचाया। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य ने की। यहीं अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई थी। बौद्ध धर्म को अपना धर्म अपना लिया। साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई साधनों को अपनाया। धर्म यात्राओं को आरंभ किया, राज की पदाधिकारियों की नियुक्ति की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रवण, धर्म उपदेशों की व्याख्या करवाई, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना प्रारंभ किया। अशोक ने साम्राज्य निर्माता के साथ साथ लोगों के दिल भी जीतना स्टार्ट किया और अशोक ने अपने धर्म महामात्रों के सहयोग से देश विदेशों में अपने संबंध स्थापित किए। माना जाता है भारत के विदेश नीति की यहाँ से शुरुआत थी। यहाँ प्रथम राजा थे जिन्होंने कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, कई स्तूपों का निर्माण करवाया और इन्होंने पूरे भारत में प्रथम बार शिलाओं पर लिखना प्रारंभ करवाया था। सम्राट अशोक अपनी महान विभूतियों के जरिए विश्व के कई राजाओं से इन्होंने अपने संबंध स्थापित किए। ऐसा माना जाता है कि भारत उस समय शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सैन्य साधनों में बड़ा विद्वान या बड़े संपन्न राज्य की भूमिका भारत निभाता था। सम्राट अशोक के बाद ऐसा माना जाता है कि उनके उत्तराधिकारी उतने संपन्न नहीं हो पाए, ना ही भारत को वो संभाल पाए। लेकिन सम्राट अशोक ने जो नींव भारत के लिए रखी थी, शायद वो सम्राट निर्माता आज तक नहीं रख पाए। मैंने इतिहासों को तो नहीं देखा है, न इतिहास के सम्राटों को देखा है, लेकिन इतिहास जिन राजाओं ने लिखा है उन सम्राटों को जरूर पढ़ा है। ऐसे ही सम्राट निर्माता सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत की सर्वश्रेष्ठ राज्य निर्माता नीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्राट अशोक, जिन्होंने महान सम्राट अशोक की विभूति से नवाजा जाता है, इन्होंने भारत पर 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था और भारत को एक व्यवस्थित सैन्य नीति में विभूषित किया था। लेकिन समय बीतता गया,
शायद अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी भारत को नहीं संभाल पाए और अशोक की बौद्ध नीति के कारण भारत शांति के मार्ग पर चल निकला और इन्हीं का फ़ायदा विदेशी आक्रांताओं ने किया। इस सीरीज में हम अशोक के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर पाए हैं जिनसे एक सम्राट अशोक बनने की कहानी हमने देखी। आप सभी का मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम जल्दी पुनः एक नई सीरीज, एक नए महानायक को लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं अच्छी स्टोरी के साथ आपके पास पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।